डीडी द मूडी अपने नवीन दिव्या टैक्सी अवतार में पूरे उत्साह से दूल्हे की पालकी के साथ साथ चल रहा है अपनी सारस चाल में। उसके पीछे चल रहे हैं सिर पर लाल वस्त्र से ढके ब्योली पिटार उठाए हुए नौकर। ब्योली पिटार यानी संदूक जिनमें दुल्हन के लिए जेवर कपड़ा वगैरह है। डीडी करता धरता और फिल्म दिग्दर्शक बना हुआ है। उसके कंधों पर कैमरे लटके हैं। बंबई से तो कुल 6 लोग आए हैं। 2 जवाई अपने अपने शहरों से सीधे यहां पहुंचे हैं। नगर में भी पंत जी के बिरादर नगण्य हैं। साधारणतया ऐसे अवसरों पर बिरादरों के बिरादर आकर बारात की शोभा बढ़ा जाते हैं, किंतु उन्होंने भी शास्त्री जी के महत्व को समझते हुए बारात के स्वागत के लिए वधू के घर जाना ही उचित समझा है। वर पुरोहित समेत कुल जमा 14 लोग हैं बारात में, और उनमें वीआईपी बना हुआ है टीडी। बैंड इस नगर में कायदे का कोई मिलता नहीं, तो रही वादक अवश्य हैं। धू तू 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 ढमा ढमा जा रही है ये बारात। पीछे पीछे टैक्सी में वर के वयोवृद्ध नाना, छोटे भांजे भांजियां और पुरोहित आ रहे हैं, और आ रहा है शूटिंग का सामान और सहायक। बारात उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से ब्रेमार की ओर जाने वाली पगडंडी फूटती है। टैक्सी से लोग उतर गए हैं, सामान भी उतार लिया गया है। अब एक कैमरे से नायक ने यहां फिल्म खींचना शुरू कर दिया है, और दूसरे कैमरे से मैं उसके फोटो खींचते रहने की अनुमति आपसे चाहता हूं। यहां ये नायक बारात से आगे झपट कर निकल आया था। स्वागतम की बत्तियों से जगमगाते कदली खंभ वाले द्वार के पार जाकर स्वागत करने खड़े लोगों को हक्का बक्का सा छोड़ता हुआ, फूलों की सीढ़ीदार क्यारियों को कूदता हुआ इस चट्टान पर आकर खड़ा हुआ था। वो पालकी से उतरे वर द्वारा वधू के किसी अनुज द्वारा उठाए गए रंग बिरंगे छत्र की छाया में आने और द्वाराचार के लिए जाने का टॉप एंगल शॉट लेना चाहता था। यहां ये नायक उस चट्टान से फिसलकर नीचे वाली क्यारी में गिरा पड़ा है। कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कैमरा सलामत, टॉप एंगल शॉट सलामत। ग्लेडोली का एक पौधा जरूर कुचल गया और नायक की पतलून पर थोड़ी मिट्टी लग गई। अब यहां ये नायक उठ खड़ा हुआ है और मेरे कैमरे को पीठ दिए हाथ हिला रहा है। आप ऊपर कुछ लड़कियां देख रहे हैं ना? ये नायक पर हंसी। हंसने वालों का यूं हाथ हिलाकर अभिवादन करना नए पाश्चात्य साथियों से सीखी अदा है नायक की। होल्ड इट, आई गॉट या। अब बस हम समझ गए। अब देखिए, यहां ये नायक कर्नल साहब से हाथ मिला रहा है। नायक के बटन होल में जो गुलाब की कली आप देख रहे हैं, सो कर्नल साहब ने ही उसे दी है। कर्नल साहब के आग्रह पर गेंदे की फूल माला की जगह बारातियों को नेहरूआना गुलाब की कलियां दी गई हैं। हाथ मिलाते हुए नायक कह रहा है अमेरिकी उच्चारण में, हे कर्नल, नो हैड फीलिंग्स नाउ आई होप। कहिए कर्नल, अब तो गुस्सा नहीं। यहां ये द्वाराचार हो रहा है। वर ने जूता उतार दिया है। वधू के चाचा उसके पैर धो रहे हैं। परंपरागत वेशभूषा, रेशमी कुर्ता, पीतांबर और पंप शू पहनकर नहीं आया है वर। देश वाली चाल में सूट बूट पहने हैं, जिस पर परंपरागत शॉल, साफा और गणेश जी के चित्र वाला बड़ा सा कागज का मुकुट विचित्र लग रहा है लोगों को। बाद में वर को शास्त्री जी के आग्रह पर पीतांबर कुर्ता धारण करना पड़ा। यहां पर नायक वर के जूते की सुरक्षा के लिए झुका हुआ देखा जा सकता है। इस जूते को चुराने छिपाने के लिए बेबी और गुड़िया नामनी 2 सालियां भी झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। यहां नायक जूता युद्ध विजेता बना खड़ा है। बेबी और गुड़िया क्रुद्ध निराश दिख रही है। पृष्ठभूमि में खड़ी औरतों के मुंह जब वहीं महाराजा देश में आए गाते हुए खुले हैं, और उनकी आंखों में ये ठीक नहीं का भाव डीडी के लिए है, जो सालियों के जूता छिपाने और जूते की एवज में जीजा से रुपया पाने का हक छीनकर बचपना कर रहा है। यहां पर नायक का मुंह ये क्या कहते हुए खुला है। उसके हाथ विरोध में फैले हुए हैं और बेबी उसका कैमरा लेकर भाग रही है। नायक जूते की रक्षा में इतना व्यस्त था
कि कैमरे की ओर से किंचित लापरवाह हो गया था। अब यहां पर नायक का कैमरा लौटाया जा रहा है और वो 30 रुपये बेबी गुड़िया को दे रहा है। ये शास्त्री जी की बहन खड़ी हैं दाएं, जिन्होंने डांट फटकार कर कैमरा लौटवाया। इनका तो ये कहना था कि डीडी से पैसे नहीं लिए जा सकते, वो जीजा नहीं। डीडी के कंधे पर प्यार भरा हाथ रखे मेरे कैमरे के हित दंतावली निपोरे ये बबली दी है। इन्होंने अंतिम निर्णय दिया। घराती समझते हो तो डीडी इन लड़कियों का बड़ा भाई ठहरा, बाराती समझते हो तो ये वर का छोटा भाई ठहरा। हर तरह से इसका देने का ही रिश्ता हुआ। अब ये चित्र हमारे बहुत मतलब के नहीं, स्वागत और भोज के समय लिए गए हैं। यूं इनमें भी ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। यद्यपि बाराती ऐसे बंबईवासी पहाड़ी हैं जिनका इस नगर में कोई संपर्क सूत्र नहीं, तथापि लोग बाग उनसे बहुत आत्मीयता से मिल रहे हैं। संबंधों के जटिल विस्तृत जाल में से कोई न कोई संपर्क का सूत्र उन्होंने ढूंढ निकाला है। अच्छा, क्ले स्क्वायर लखनऊ वाले गिरीश चंद्र जी आपके रिश्ते में ककिया ससुर लगे। मेरे कजन्स के वो मामा हुए। हम भी मामा ही कहते हैं। मेरी काकी के मामा के लड़के हैं वो। ये सब लोग एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और एक दूसरे के पते नोट कर रहे हैं। तब की मान्यताओं के अनुसार ये एक दूसरे के इष्ट मित्रान मध्य हैं। शादी ब्याह के लिए ये जानकारी काम की होती थी। और हाँ, इसके सहारे किसी अजनबी शहर में आपको रहने खाने का सहारा भी हो सकता था। अब इस चित्र को आप शायद विशिष्ट कहना चाहेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को आप पहचान ही रहे होंगे, डीडी को भी। भीड़ के बीच में से ये पीतांबर दुशाले साफे में शास्त्री जी हैं। गौर कीजिए कि केवल डीडी पंत जी से इस श्रद्धा भाव से उन्मुख है कि कविवर दर्शन पाकर धन्य हुआ मैं। पिछली पीढ़ी के लोगों के लिए इस छायावादी कवि का अन्यथा ठोस अस्तित्व है। स्यूनरा कोट के भारद्वाज गोत्रोत्पन्न पंचप्रवर और मध्यांधिनी शाखा वाले शुक्ल यजुर्वेदाध्यायीन गोसाई दत्त आत्मज, गंगा दत्त आत्मज, मदन नारायण आत्मज, भवानी दत्त के रूप में। उन्हें खेद है कि गोसाई ने विवाह नहीं किया। विवाह के समय वो इस रूप में उद्घोषित किया जाता समाज के सामने। विवाह नहीं हुआ, बाल बच्चे नहीं हुए, अतएव मृत्यु के बाद भी इस रूप में इसका स्मरण नहीं किया जा सकेगा। सचमुच बहुत अफसोस की बात है। हिंदी साहित्य का क्या भरोसा। यहां ये खादीधारी विधायक खड़े हैं। परंपरावादी लोगों के लिए इनका जो भी परिचय है वंश संदर्भ में है। डीडी का जैसा एक आधुनिक लड़का अवश्य इन्हें अन्यथा सम्मान देने में व्यस्त दिख रहा है। डीडी जैसे ये युवा आधुनिक समाज बनाएंगे आगे चलकर, जिसमें व्यक्ति की अस्मिता एक पिटे पिटाए खानदानी नुस्खे तक सीमित नहीं रहेगी। वो अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा, धन की हो, यश की हो, सत्ता या शक्ति की हो। अगर दुर्भाग्य से उस समाज में एक ही बिरादरी के व्यक्ति परस्पर बड़े और छोटे, महत्वहीन और महत्वपूर्ण होने लगेंगे तो इसी का नाम परिवर्तन है। यहां डीडी मकान के पिछवाड़े खड़ा है, एकांत में सिगरेट पीने के लिए और ये देखने के लिए कि उसके पीछे पीछे बेबी यहां आती है कि नहीं। नीचे खेत की सीढ़ी में भट्टी के पास नगर के स्थायी रसोई इंचार्ज पूरन भ्राता खड़े हैं। कहीं भी विवाह व्रतबंध हो, भ्राता बुलाए जाते हैं। इनकी देखरेख में, इनके बताए अंदाजे से घर की औरतें, नौकर चाकर भोज के लिए तमाम व्यंजन तैयार करते हैं। भ्राता को भ्राता इसलिए कहा जाता है कि इनकी हर किसी को भ्राता कहकर संबोधित करने की आदत है। प्रसंगवश भ्राता हलवाई नहीं, वकील हैं। हाफ पैंट बनियान में पसीने से तर खड़े भ्राता पूछ रहे हैं, कैसा हुआ भ्राता खाना? तुम बंबई वालों को तो ताज में खाने की आदत ठहरी है, तुम्हारे मन जैसा कुछ हुआ कि नहीं? यहां नायक जिस दाड़िम के पेड़ के नीचे खड़ा है वो उस खुली रसोई के पास ही, लेकिन थोड़ा ओट में है। वो मंत्रमुग्ध भाव से कुछ देख रहा है। उसकी दृष्टि थोड़ी नीचे को है। वो देख रहा है पाजेब दिखाती नायिका को।
वो गरारा पहने हुए है, जो इस नगर के लिए बहुत नई सी विचित्र सी चीज है। वो तो इससे भी अधिक विचित्र बात करना चाहती थी। बरेली से अपने लिए भी घाघरे आंगड़े का वैसा जोड़ा बनवाना चाहती थी जैसा भाभीियों के पास है। कितनी प्यारी प्यारी तो लगती है वे, गहरा नीला सलमे सितारों वाला घाघरा और चटक लाल अंगड़ा पहनकर। बड़ी मुश्किल से बेबी को समझाया जा सका कि जोड़ा विवाहिताएं ही पहनती हैं और वो ससुराल से आता है। समझौते में उसी नीले कपड़े का ये गरारा बनवाया गया है। इस चित्र में देखिए, ज्यादा साफ है। नायिका दोनों हाथों से गरारा तनिक सा उठाए है। ध्यान दें कोहनियों के तनाव पर, ध्यान दें इन गोरे नंगे पांवों पर जिन्हें मेहंदी की कोई अपेक्षा नहीं, प्रतीक्षा अवश्य हो सकती है। ध्यान दें इन खुली खुली और बड़ी बड़ी आंखों पर जो अपनी पाजेब को और उन पर टिकी नायक की आंखों को एक साथ देखना चाहती हैं। ध्यान दें इस आत्मरत आत्ममुग्ध मुस्कान पर। मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि इस चित्र में कोई ऐसी मूल्यवान बात नहीं है कि आप अपना अमूल्य समय इसके सूक्ष्म अवलोकन में नष्ट करें। आप नायक नहीं हैं। विडंबना कि स्वयं नायक के पास ये फोटो नहीं है। अगर उसे मालूम होता कि मेरे पास है तो वो कुछ भी कीमत दे देता इसकी। डॉलर में कितनी, ऐसा पूछने की औपचारिकता भी आवश्यक मालूम नहीं होती उसे। ये एक और फोटो है जिसे पाने के लिए नायक ललक उठता। नायिका दौड़ी आ रही है। वो अपने बाएं हाथ से गरारा संभाले हुए है और उसकी दाईं हथेली अपने हंसते हुए चेहरे पर उल्टी पड़ी हुई है। कितनी साफ आ रही है ना फोटो। बेबी के हाथ के रेखड़े तक दिख रहे इसमें। पेंडेंट का हीरा देखो कहा कैसा चमक रहा झम। उसकी मंजली बाजू का है। पाजेब नहीं देख रहे, पाजेब डीडी लाया था। ओही जा, ये पीछे दाड़िम के बोर्ड के नीचे डीडी तो खड़ा है। क्योंकि नायक पीछे खड़ा है, वो कुछ भी दे देता ये देखने के लिए कि सामने से उस क्षण नायिका का रंग क्या था। उसने नायिका से पूछा था कि मेरी भेजी चीजें मिल गई। नायिका ने पाजेब दिखा दी थी। फिर नायिका ने पूछा था कि क्या बंबई में टीके में, मतलब सगाई के लिए, पाजेब भेजने का रिवाज है। नायक ने कहा था कि बंबई में अपने को ही भेज देने का रिवाज है, मुझे ले ले। नायिका ने कहा था कि मैं ले भी लूंगी, बांध भी दूंगी गोठ में खूंटे से, मार गांठ तू ही लगाना ताकि बंधा रहे। इस पर या की वादी नायक ने नायिका की बांह कहली थी और वो छुड़ा कर भागी थी। अब ये कन्यादान के गोठ में लिए हुए चित्र हैं। गोठ मतलब सबसे निचले मंजिल वाले कमरे में। क्या कीजिएगा सब देखकर। एक दरिद्र देश और समाज की बहुविध, बहुरंगी और पुरातन अनुष्ठान प्रियता के ये साक्ष्य आपके आधुनिक मन में खींच और क्रोध पैदा कर सकते हैं। कथानायक को भी अक्सर लगता है कि इस सब को देखना वैसा ही है जैसा सजी धजी बचुली बुबू को देखना। निर्धन और मूढ़ पति की निपुती जरा जरा सुंदरी सुहागन बचुली बुआ के मांसहीन कंधों पर रंगवाली का पिछौड़ा जितना विद्रूप नायक को लगता था, संभव है उतने ही विद्रूप लगे आपको इस दरिद्र समाज द्वारा वैदिक भारत के आह्वान के ये अनुष्ठान। या कहीं आप इतने आधुनिक तो नहीं होगे इस बीच कि ये सब आपके लिए किसी आदिवासी संस्कृति की श्रेणी में आ चुका है और आप हाउ क्विंट, हाउ क्यूट कहकर इस तमाशे को देखना चाहते हैं, जिज्ञासु बनकर। नाउ टेल मी, व्हाई आर दे एक्सचेंजिंग ऑल दोस थालीज यार। ये छोली दी जा रही है। छोली? व्हाट इज इट? गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट। फ्रूट्स, मेवाज, मिठाइज एक्सचेंज कर रहे हैं, बाद में बांटेंगे बिरादरी में। व्हाट आर दोज डॉल लाइक थिंग्स ऑन द थालीज? ये समधीज हैं, द इन-लॉज, मेड ऑफ चावल का आटा, गुड़ एंड तिल। फनी केक कह सकते हैं आप। ओह हाउ क्विंट, हाउ क्यूट। या कि आप आधुनिकता भोग कर इधर कुछ विरक्त हो गए हैं और इस सब का स्मृत्याभास आपको नीका करने लगा है और आपकी आधुनिक संपन्नता चाहती है कि रिवाइवल हो। नहीं जी, हम शादी से पहले दिन जनेऊ नहीं डलवाएंगे लड़के के।
वी विल हैव द ट्रेडिशनल सेरेमनी, द वर्क्स, बाद में मौर्य में रिसेप्शन। जो हो, तत्कालीन नायक इस सब के विरुद्ध है, लेकिन इसे देखते हुए उन दोनों तरह के आधुनिकों वाले भाव भी उसके मन में हैं जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। हर अनुष्ठान वो ध्यान से देख रहा है तो इसलिए कि फिल्म कैमरे से अंकित कर रहा है, उसे समझ रहा है तो इसलिए कि कमेंट्री के लिए नोट्स देने होंगे। उसकी जिज्ञासा इसलिए बलवती हुई है कि क्या मुंबई में टीके में पाजेब भेजते हैं से उत्पन्न या की बात का एक पक्ष उसे आश्वस्त कर रहा है कि इसी गोठ में इसी तरह उसका विवाह होगा। उसे सुझाने वाला कोई बुजुर्ग है नहीं घर में, इसलिए आवश्यक है कि इस रिहर्सल में हर बात समझ ले ताकि अपने विवाह का प्रबंध स्वयं भली भांति कर पाए। द्वाराचार में दूर बंबई से अपने कबीले के साथ भटकते आए किशन महाराज की उनकी वंशावली पूछकर, उपहारों से प्रसन्न कर और विधिवत पूछकर कन्यादान का वचन दिया जा चुका है, उनका वरण किया जा चुका है। अब आरंभ हो रही है कन्यादान की कार्रवाई। ये देखिए, वर महोदय को बैठने के लिए विष्टर दिया जा रहा है और वो वैदिक संस्कृत में ये उद्घोषणा कर रहे हैं कि जैसे तारों में सूर्य है वैसे अपनी जाति वालों में मैं हूं। किसी ने मेरा तिरस्कार किया तो विष्टर की तरह उसे भी अपने नीचे दबाकर बैठ जाऊंगा। अब इन्हें पांव धोने के लिए, अर्घ्य के लिए, आचमन के लिए जल दिया जा रहा है और ये जल की शंसा में वैदिक ऋचाएं उचार रही हैं। अब इन्हें कांसे की थाली में शहद और घी यानी मधुपर्क दिया जा रहा है। ये मित्र की आंख से उसे देख रहे हैं, अनामिका से उसे मिला रहे हैं, उसमें जो भी खराब हो उसे अंगूठे और अनामिका से निकाल फेंक रहे हैं और अंततः उसे खा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मधु की मिठास, मधु का उत्तम रूप, मधु का आहार, मैं इन सब के द्वारा सबसे उत्तम बनूं, मीठा बनूं, खूब खाया पिया बनूं। अब ये हाथ धोकर आचमन करके अपनी इंद्रियां स्पर्श कर रहे हैं और वैदिक भाषा में कह रहे हैं, मुख में वाणी, नसों में प्राण, आंखों में दृष्टि, कानों में श्रवण शक्ति, बाहों में बल, जंघाओं में पराक्रम सदा बने रहे। मेरे समस्त अंग रोग रहित होकर मेरे शरीर में बने रहे। अब पंडित लोग गौर 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 चिल्ला रहे। गाय दी गई है वर महोदय को। वो कह रहे हैं ज्ञानवान मनुष्यों से कि रुद्रों की माता गाय को मारो मत, उसे घास चरने के लिए छोड़ दो। अब वर का पुरोहित फेरों के लिए अग्नि स्थापना कराया है। अब वस्त्र परिधान, वर वधू यानी किशन और दया निर्वसन तो नहीं कि अब कन्यादाता के दिए वस्त्र पहने, लिहाजा वस्त्र की 4 लीरियां कन्यादाता इन वर महोदय को दे रहे हैं, 2 वो रख ले रहे हैं और 2 कन्याहित लौटा रहे हैं। कह रहे हैं, तुम 100 वर्ष जियो, वस्त्र धन और पुत्रों से ढकी रहो, स्वयं को भी आशीष रहे हैं। मुझे द्यौ, पृथ्वी, इंद्र और बृहस्पति यश से युक्त करें। अब वर वधू ऐसी आज्ञा होने पर एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, विश्व के देवता, जल के देवता, माता ऋष्वा, धाता और देशश्री हमें मिलाएं, हमारे हृदय मिलाएं। अब लग्नदान यानी पंडित बिरादरी बता रही है कि कन्या को देने का शुभ कार्य किस शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में किया जाने वाला है, कौन ग्रह आकाश में इस समय किस राशि में स्थित है। किंतु कन्यादान से पहले शाखोच्चार आवश्यक है। उपस्थित जन समुदाय को यह बता देना है कि किसकी शादी किससे की जा रही है। सवाल जवाब का यह क्रम कन्या पक्ष की ओर से शुरू हो रहा है। सवाल करने और जवाब देने से पहले दोनों ओर के पुरोहित अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए यजुर्वेद का कोई अंश, शिव पार्वती, कृष्ण राधा की शंसा में कहा गया कोई श्लोक ठोक रहे हैं। 3 बार सवाल जवाब हो रहा है ताकि सब सुन लें, किसी को शिकायत न रहे कि हमने तो सुना नहीं वरना इस विवाह पर हम आपत्ति करते। सवाल लंबा चौड़ा है, किम गोत्रस्य से लेकर किन नामने वराय तक, किस गोत्र के, किन प्रवरों वाले, किस शाखा के, कौन सा वेद पढ़ने वाले, किन शर्मा जी के प्रपोत्र,
किस गोत्र के किन प्रवरों वाले, किस शाखा के कौन सा वेद पढ़ने वाले, किन शर्मा जी के प्रपौत्र, किस गोत्र के किन प्रवरों वाले, किस शाखा के कौन सा वेद पढ़ने वाले, किन शर्मा जी के पुत्र आयुष्मान कन्यार्थी विष्णु रूप किस नाम वाले हैं ये वर महोदय। वैसा ही विस्तृत है जवाब भी। ऐसा ही सवाल वधु के विषय में है कि आयुष्मती श्री रूपणी वरार्थिनी कन्या का नाम आदि क्या है। विस्तृत है उत्तर इसका भी। अब वर महोदय 3 बार अनुरोध कर रहे हैं। ददानी, दी जाए कन्या। सही मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हुए दोनों पक्ष वस्त्र, आभूषण, फल, मिठाई आदि का कांसे की थालियों में आदान प्रदान कर रहे हैं। झोली दी जा रही है। कन्या को दाता पूज रहा है, लक्ष्मी, अंबा सब कुछ मानते हुए। अब कन्यादान का संकल्प कि देवाग्नि गुरु ब्राह्मणों के सानिध्य में अग्नि आदि के साक्ष्य में सहधर्माचरण के लिए तुम्हें देता हूं, ग्रहण करो। स्त्रीजन गड़ुए से धार दे रही हैं। पानी कन्यादाता की अंजुरी से होता हुआ कन्या की हथेली पर गिर रहा है। अब लक्ष्मी स्वरूपा कन्या और नारायण स्वरूप वर का कन्यादाता द्वारा पूजन। वर महोदय कन्या का अंगूठा पकड़े हुए हैं। अब उनसे कहा जा रहा है कि अपने कुल में पैदा हुई, बहुत वर्ष पाली हुई, पुत्र पौत्र बढ़ाने वाली ये कन्या, हे पूज्य, आपको देता हूं। धर्म अर्थ काम में इससे अतिचार न करें। वर महोदय आश्वासन दे रहे हैं, मैं अतिचार नहीं करूंगा। वर महोदय को दक्षिणा दी जा रही है, उसकी है, मेरी नहीं। कन्या और दक्षिणा वो स्वस्ति कहकर ग्रहण कर रहे हैं, मगर साथ ही इस फलसफे से भी उलझ रहे हैं कि कौन देता है, किसे देता है, काम ही देता है, काम को ही देता है आदि। अब कन्या को वर पक्ष से मिले वस्त्र आभूषण स्त्रीजन वहीं ओढ़ करके पहना दे रही है। वर वधु का ग्रंथि बंधन किया जा रहा है। अब होम मंडप के लिए प्रस्थान। किशन महोदय कह रहे हैं कि हे दया देवी, जैसे दिशाओं के पीछे वायु, वैसे तुम दूर जाती हो मन से मेरे साथ। सुनहरे पंख वाला सूर्य तुम्हें मेरे मन के अनुकूल करे। इधर ये वैदिक ठाठ, उधर लोकाचार के अंतर्गत स्त्रीजन के काज गीत। कर्मकांड के हर अनुष्ठान के लिए इनके पास हिंदी की पता नहीं किन किन बोलियों के गीत हैं जो एक गाए चली जाती हैं, ढोलक मंजीरा बजाकर। इनकी आवाज को भेदते हुए वैदिक पौराणिक पता का फहराना पुरोहितों के लिए कष्ट साध्य हुआ जाता है। छोड़ो छोड़ो दुल्हा हमारी उंगलियां, हमारी उंगली बड़ी मोल की। को जोहरा जीती आए, को जोहरा हारी आए। चंदन चौकी बैठी लड़ैती, केश दिए छिटकाए रे। अंबन खंबन दियो जगायो, ये तो जगमग जोत उजालो रे। हरे हरे बांस कटाओ मेरे बाबुल, ऊंची छो जौनार रे। हस्ती चढ़े भड़ुआ, दाम बखेरे, वही है दुल्हा को बाबा रे। अंगना खेलनिया, दूध पिवनिया, गुड़िया खेलनिया, इन मथारो जी। इन सब गीतों की टक्कर यहाँ ओम आपस्तयुष्मा भी सर्वान कामान वाप्नवानी। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनो बाहुभ्याम पूष्णु हस्ताभ्याम प्रतिगृह्णामि। गौरी कन्यामिनां पूज्य यथाशक्ति विभूषिताम्। कोपिनम परिधाय पन्न गतिम गौरी पतो श्रीपते। अभ्यर्णम परिरभ्य निर्भुरमुरा प्रेमांधया राधया। इन सब से होती है। वैदिक पूर्वजों से लेकर आज की ग्राम वृद्धा तक जिसने जो सुझाया है वो सब किया कहा जाएगा। आज के युवा सारे आयोजन को थोड़ा फिल्मी रंग भी देना चाहते हैं। कुछ छेड़छाड़, ताका झांकी, चुहलबाजी। उदाहरण के लिए जब यहां वर महोदय अंगूठा पकड़े पकड़े ऊब गए और उनकी पकड़ ढीली होने लगी, तब बेबी ने कहा, डीडी से सीख लो अंगूठा पकड़ना। और वर महोदय अपनी साहित्यिकता की झलक दिखा गए। भाई डीडी तो पहुंचे हुए हैं, पहुंचा पकड़ना सिखाते हैं। बीच का पर्दा उठाने पर जब दया वर पक्ष में आई तो साथ में बेबी भी आ गई और डीडी ने उससे पूछा, क्या तेरा भी दान कर दिया गया? तो उसने जवाब दिया, दान को LIFT कर सकोगे? नायक डीडी इस आयोजन को कुछ अधिक ही फिल्मी रंग देता रहा है।
न केवल सीधी और तिरछी छेड़छाड़ में बेबी का साझीदार बनकर, बल्कि फिल्म उतारने के सिलसिले में शादी को शूटिंग बनाकर सारी गरिमा भंग कर गई। एक तो वो उस गोरे सहायक को कन्यादान कोर्ट में ले आया है, फिर उस भीड़ भाड़ वाले कोर्ट में इनकी रोशनियां, इनके कैमरे, इनके रिकॉर्डर, जिस पर डायरेक्टर डीडी के निर्देश। किशन, स्माइल अ लिटिल प्लीज, डोंट लुक सो ग्लम। पंडित जी, जरा प्लीज कैमरे की ओर मत देखिए। अरे कोई साहब, ये पर्दा थोड़ा ऊपर कर देंगे प्लीज। थैंक्स। आप स्त्रीजन शुरू से गाइए तो। बेटी मत कर मन को पछतावना, वर आयो है जेठ की घाम में। अरे मेरा रिकॉर्डर ऑन नहीं था। किशन, लुक एट दया, होल्ड इट नाउ। यस, नाउ इट्स परफेक्ट, फैंटास्टिक। कोई आश्चर्य नहीं जो डीडी को बार बार टोका गया हो, दोनों ही पक्षों के प्रवक्ताओं द्वारा। आश्चर्य है तो इस बात पर कि डीडी ने ओके को उपयुक्त क्षमा याचना का पर्याय मान लिया है और इतनी बार ये शब्द उच्चारा है कि अगर उसका नामकरण दिव्या टैक्सी न हो चुका होता तो दिव्या ओके कर दिया जाता। और परस्परम समीक्षेयाम, तुम दोनों एक दूसरे को देखो, ऐसा कहा तो गया किशन और दया से, लेकिन परस्पर समीक्षा समंजन में व्यस्त डीडी और बेबी रहे हैं। मंत्र पढ़े जा रहे हैं और फिल्म दिग्दर्शक महोदय शूटिंग वाली और असली दोनों हीरोइनों को ताड़े हुए हैं। अब फेरों के समय उन्हें अपनी हीरोइन से जूझने का अतिरिक्त अवसर है, क्योंकि परंपरा अनुसार पुरोहितों को छोड़ कोई विवाहित व्यक्ति फेरों के समय उपस्थित नहीं रहता। तुम सौम्य दृष्टि वाली, पति को कष्ट न देने वाली, पशुओं का कल्याण करने वाली हो, प्रभावशाली हो, प्रसन्न चित्त वाली हो, वीर प्रसवा हो, देवभक्त हो, सुखी रहो तुम और हमारे दो पायों चौपायों को सुख दो। पहले सोम ने, फिर गंधर्व ने, फिर अग्नि ने तुम्हें वरा। अब मनुष्य का पैदा किया हुआ मैं चौथा तुम्हारा पति बन रहा हूं। सोम ने गंधर्व को, गंधर्व ने अग्नि को और अग्नि ने मुझे दिया है तुम्हें धन और पुत्रों वाली। हे पूषा, इस कल्याणी को मेरी ओर प्रेरित करो। ये प्रेमिका मेरे लिए बहुत कामनाओं की तृप्ति करने वाली हो। डीडी नामक दोपाए को अच्छे लग रहे हैं ये श्लोक। अब होम। पहले आधा राज्य भागादि। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। प्रजापति का है, मेरा नहीं। इंद्र का है, मेरा नहीं। अग्नि का है, मेरा नहीं। आदि आदि। अपना तो यहां कुछ है ही नहीं, उस सामने खड़ी मुस्कुराती को छोड़कर। फिर राष्ट्रभृत होम, ब्राह्मणों और क्षत्रियों की रक्षा के लिए। गंधर्व का है, मेरा नहीं। सूर्य चंद्र ऋता यज्ञ, कौन है जो गंधर्व नहीं। ये सब गंधर्व हम ब्राह्मणों क्षत्रियों की रक्षा करें। फिर जय होम। ओम चित्तम स्वाहा, इदम चित्ताय नमः। चित्त का है, मेरा नहीं। मनोबल, उद्देश्य, इच्छा, विवेक, विचार, मन, इंद्रिय शक्ति आदि का है, मेरा नहीं। प्रजापति ने इंद्र को जय के लिए ये मंत्र दिए, ये प्रजापति के इन मंत्रों का है, मेरा नहीं। अब आभ्यातान होम। इंद्र, यम, वायु, सूर्य, चंद्र आदि अपने अपने क्षेत्रों के राजाओं से प्रार्थना कि इस बुद्धि साध्य ब्रह्म कर्म में, इस वीर्य साध्य क्षात्र कर्म में, इस प्रस्तुत कर्म में, इस कामना में, देवताओं के आह्वान में आप मेरी रक्षा करें। यह आपका ही है, मेरा नहीं। अब पंच आहुति। ये स्त्री कभी संतान मृत्यु का शोक न जाने, इसकी गोद कभी खाली न हो। पृथ्वी और आकाश के जितने भी धन और सुख हैं, हम पति पत्नी को मिले, दैदीप्यमान आयु हमें मिले। मृत्यु दूसरे रास्ते से निकल जाए और हमें और हमारी संतति को न मारे। ये मृत्युओं का है, मेरा नहीं। अब कन्या द्वारा लाज यानी खीलों से होम। अरे महादेव, मुझे इस पितृकुल से छुड़ावे और पति कुल से कभी न छुड़ावे। मेरा पति आयुष्मान हो, मेरे नेहर वाले फलें फूलें। पति से मेरा प्रेम जो है, अग्नि उसकी रक्षा करे। ये अग्नि का है, मेरा नहीं। अब
पाणी ग्रहण। मैं सौभाग्य से तेरा हाथ पकड़ता हूं। तुझे देवताओं ने मेरे घर की मालकिन बनने भेजा है। मैं और तू साथ साथ बूढ़े हों। मैं प्राण हूं, तू वाणी है। मैं वाणी हूं, तू प्राण है। मैं शाम हूं, तू ऋक है। मैं आकाश हूं, तू पृथ्वी है। आ, हम विवाह करें, अपनी शक्ति मिलाएं, प्रजा का प्रजनन करें, बहुपुत्र प्राप्ति करें, हमारे बच्चे दीर्घायु हों। हम प्रकाशमान सुंदर मन से परस्पर प्रेम करते हुए 100 शरद देखें, सुने और जिए। अश्मारोहण। कन्या पत्थर पर आरूढ़ है और वर महोदय की कामना है कि तू पत्थर की तरह स्थिर हो और शत्रुओं को वैसे ही पांव तले दबा दे जैसे इस पत्थर को दबा रखा है। फेरे और सप्तपदी। कन्या 2 पत्तों के बीच जलती 7 ज्योतियों पर पांव रखकर पढ़ रही है। वर नारायण कह रहे हैं, हे सखी, विष्णु तुम्हें 1 पद अन्न के लिए, 2 पद ऊर्जा के लिए, 3 पद धन धान्य के लिए, 4 पद आरोग्य के लिए, 5 पद पशुओं के लिए, 6 पद ऋतुओं के लिए और 7 पद मेरे अनुकूल होने के लिए चलाएं। 7वें पत्ते की बाती को वधू पदाघात से बुझाए नहीं, इसका पुरोहित जी ध्यान रखे हैं। कलश जल में डूबे आम्र पल्लवों से वधू का अभिषेक किया जा रहा है। ध्रुवोदीक्षण। वर ध्रुव तारा वधू को दिखा रहा है। तुम मेरी ध्रुव हो, बृहस्पति ने तुम्हें मेरे लिए दिया है। प्रजावती होकर 100 वर्ष मेरे साथ जियो। अब वो उपस्थित लोगों से कह रहे हैं, ये वधू सुमंगली है, इसे आप लोग देखें, सौभाग्य का आशीष दें और घर लौटें। अब इस वधू से कहा जाना है कि पत्नी बनकर मेरे बाएं आकर बैठ जाइए। इसके लिए लंबे संवाद का सिलसिला है, जो यहाँ शास्त्री जी के निर्देशानुसार काशी के पंडितों की बनाई रीति से भी चल रहा है और कुर्मांचल के वृद्धाओं के बताए रिवाज से भी। ये माना मुनि मान मुनव्वल का खेल है। काशी के पंडितों द्वारा अनुमोदित रीति में वधू वाम भाग में आने के लिए बहुत ही सोची समझी शर्तों की सूची प्रस्तुत कर रही है। रुपये पैसे का सारा हिसाब किताब मुझसे पूछकर करने का, बावड़ी बगीचा वगैरह बनाने का, दौड़ धूप कर खूब कमाने का, प्रबल कामना होने पर भी पर स्त्री का सेवन न करने का वचन दो तो तुम्हारे वाम भाग में आऊं। वर को इस तरह की 7 शर्तें स्वीकार हैं, लेकिन एक शर्त उसकी भी है, अपनी इच्छा सदा मेरी इच्छा के अनुसार रखोगी। बगीचे में टहलना हो, सोम पीना हो, पिता के घर जाना हो तो पहले मुझसे पूछोगी। वृद्धाओं की सुझाई रीति के अनुसार वर वधू से पांव धोने को कह रहा है और वो इसके लिए सुवर्ण की मांग कर रही है। किशन अपने घर की पुश्तैनी विक्टोरियाई गिन्नी दया को दे रहा है। दया जब बंबई पहुंचेगी तब किशन की मां के पांव छूते समय इसे चरणों में अर्पित कर देगी और बाद में किशन दया का पुत्र इसका इसी तरह उपयोग करेगा। दही बताशा मिलाकर जूठा खाने खिलाने का झगड़ा है, तिलक करने कराने का झगड़ा है, गले में हाथ डालकर उस हृदय प्रवेश को छूने का झगड़ा है जिसके बाह्य आवरण की इतर संभावनाएं सुधीजनों से छिपी हुई नहीं है। छेड़छाड़ का ये एक लंबा सिलसिला है जिसमें वर पक्ष के कुमार और वधू पक्ष की कुमारियां उत्साह से योगदान करते हैं। यहाँ वर और वधू दोनों गंभीर हैं। दया तो मुनिया के अनुसार जो उसके झुके और घूंघट ढके मुख को देखने के लिए बार बार अपना मुख भी नीचा करके लो एंगल शॉट लेती रही है, निरंतर अश्रु प्रवाह कर रही है। अनाथ कन्या है बेचारी, माँ बाप की याद आ रही होगी इसे। वर महोदय भी विशेष कुछ बोल या कर नहीं रहे हैं, लिहाजा सारी कसर दूसरे पूरी कर रहे हैं और इन दूसरों में प्रमुख हैं हमारे नायक नायिका। बेबी उकसाए चली जा रही है हमारे बॉडम प्रसाद को, जो अपने सहायक को सिने कैमरा आदि के साथ विदा कर चुके हैं और अब केवल स्टिल शॉट ले रहे हैं, हीरोनुमा हरकतें कर रहे हैं। ये सही है कि इस अवसर पर वर वधू में हास परिहास हो, ऐसा विधान है। ये भी सही है कि ये वर वधू उस विधान का पालन नहीं कर रहे हैं और आप पर ये गुरुदायित्व आ पड़ा है। लेकिन मेरे भाई, फ्लाइंग किस, चिलेम्बू, सिनेमाई गीत और गजलों का न तो शास्त्रों में जिक्र है न ग्राम वृद्धाओं की कल्पनाओं में। ये सरासर बदतमीजी है। किशन ने टोका है डीडी को। किशन के लिए साहित्यकार डीडी की काव्यात्मक प्रेमी के रूप में कल्पना करना संभव है,
ये जो गीता बाली के पीछे हाथ धोकर पड़ा देवानंद है, इसे लेखक टीडी मान सकना उसके लिए कठिन है। किशन जानता नहीं कि यही लेखक टीडी खिलाड़ी, दिलफेंक, दबंग और आवारा होने के सपने भी देख चुका है किशोरावस्था में, और उन सपनों ने ही बब्बन को इसके लिए आराध्य बनाया। जब परमात्मा ने चीन से मंज उतार दी है इसके साथ, तो इस लेखक को भी थोड़ा दिलफेंक तो होना पड़ेगा ना। छायावाद से कैसे काम चलेगा भला। माना मुनि का चरमोत्कर्ष। वधु कह रही है कि अगर मुझे वाम भाग में बिठाने की इतनी इच्छा है, अगर तुम्हारी भुजाओं में बल है, तो मुझे उठाकर इधर से उधर बैठा क्यों नहीं देते। ये क्या संस्कृत में इतनी देर से खटराग अलाप रहे हो। दया और किशन तो इस प्रसंग में भी शांत गंभीर हैं। किशन ने हाथ दया की ओर बढ़ाया और वो भली लड़की स्वयं ही इधर आकर बैठ गई। लेकिन बेबी की सुनिए। अरे कहां गए वो LIFT लिफ्ट देने वाले गोवर्धन गिरधारी। वो हराए नहीं हैं, प्रस्तुत हैं लिफ्ट देने को। फिर तो सुनो क्या हुआ उसके बाद। अंधेर हुआ है, अंधेर कहा। बेबी की बात जो सुनी, बस टीटी आया, बेबी को उठा दिया और घुमा दिया, और ही बात कर दी। बेबी का गरारा ऊपर को उठ गया, लात घूसा और ही कर दिया बेबी ने। थी 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 दोनों करते रहे और गिर पड़े जब ना, तब बेबी डीडी की टांगों पर धड़प पड़ी ठहरी। वैसे ही पड़ी रही वो। फिर डीडी का गिरा चश्मा उठाकर उसने पहन लिया। वो तो जब पुरोहित ने टोका, किशन ने डीडी को जोर की डांट सुनाई, तब इनको होश आया। होश अगर डीडी को पूरी तरह आ गया होता तो वो तुरंत जनवा से लौट जाता, गुड़िया से ये जान लेने पर भी कि बेबी के भाइयों को इस घटना की खबर लग गई है और वो सख्त नाराज हैं। डीडी दाड़िम के पेड़ के नीचे मुंडेर पर बैठा हुआ है। भीतर शय्यादान हो चुका है। वो यहां चाय पी रहा है और नित्यानंद शास्त्री वाली विवाह पद्धति की पोथी से अपने नोट्स के लिए सामग्री रेखांकित कर रहा है। उसका कहना है कि संस्कृत में यह सब अच्छा लगता है, अंग्रेजी अनुवाद में भी ये अच्छा लगेगा और फ्रांसीसी में तो और भी निखर उठेगा। हिंदी अनुवाद में ही मालूम होता है कि कितना ज्यादा कूड़ा कबाड़ हमने जमा कर रखा है छत से लगे कमरे में। इस देश में जो लोग इस उपराले गोदाम की सफाई के लिए आगे बढ़े, वे भी आखिर में कुछ और कबाड़ इसमें जोड़ गए। इस देश और इस जाति का उद्धार संभव नहीं, ऐसा कह रहा है नायक, और कामना कर रहा है कि इस देश और जाति पर उसकी ये डॉक्यूमेंट्री इतनी अच्छी हो कि उसे इस देश और इस जाति से मुक्ति मिलने का द्वार खुल सके। इस देश में जन्म लेना मूर्खता थी, जिंदा रहना मूर्खता है। और एक उपकामना के अंतर्गत वो इस देश और इस जाति के एक घोर कर्मकांडी परिवार की खिलंदड़ कन्या की राह भी देख रहा है, जो जिंदा रहने की मूर्खता को सहारा दे सकती है। वो आ गई है। उसके जिम्मे खाली गिलास यहां से वहां उठाकर मांजने के लिए देने का काम है। तू यहां कैसे बैठ रहा चुपचाप है कलकट्टू? ऐसे ही। चाय खत्म नहीं हुई? नहीं, बहुत गर्म है। ठंडी कर दूं फूंक मार कर? मुझसे हंसी मजाक मत कर, कुछ कह दूंगा तो लोग नाराज होंगे। लोग क्यों नाराज होंगे? होंगे क्या, हो गए हैं तेरे सारे दत्ता। मैं तो नहीं हो रही ना, मैं तो खुश हो रही तेरी शैतानी से। देख बेबी, असल में ना मैं शरारती नहीं हूं, ये सब मुझे रास नहीं आता, ये ही हा हा। अच्छा, मैं क्या ठहरी? ही हा हा, मैं रास नहीं आती? तू, नायक कहता है, तू क्यों रास नहीं आएगी? मेरी जो भी है तू ही है। जो भी है तू ही है, ऐसा भी कोई होता है? होता है। होता है ना? तो वो तेरे क्या होते हैं जो नाराज हो रहे, जिनके डर से तू मुझसे अनमना हो रहा? तेरे भाई। मेरे ना? फिर तू क्यों डर रहा? डरूंगी तो मैं डरूंगी। नायक कुछ नहीं कहता, चुपचाप चाय पिए जाता है, गिलास खाली करके नायिका को दे देता है। चला। नायिका न्योता देती है। कोई शैतानी करे? नहीं, यही ठीक है, और फिर मुझे जनवा से भी लौटना है। शैतानी नहीं करेगा? नहीं, मेरे कहने पर भी नहीं। नायक चुप है। नायिका कहती है,
मैंने तो सुन रखा था आसमान के तारे भी तोड़ लाते हैं लोग। तू शैतानी तक नहीं करेगा? क्या शैतानी? कुछ भी। पेड़ पर चढ़ जा, किसी के घर से ककड़ियां या नींबू चुरा ला, कोई बैठ रहा हो तो पीछे से कुर्सी सरका दे, कुछ भी। सच्ची, जब मैं तेरे बारे में सोचती थी ना, यही सोचने वाली ठहरी कि तुझसे शैतानी करवाऊंगी। तू कितना सीधा साधा लाटा जैसा है रे। मुझे एक भी शरारत नहीं आती, कुतकुताली देना भी नहीं, ऐसे। और नायिका नायक की कांख कुदकुदाने लगती है। कांख यानी बाहों के नीचे वाला पेट का हिस्सा। नायक परेशान होता सा हंसता है, छिटक कर अलग होता है। मेरे दे, मुझे नहीं आती हंसी, वो हाथ उठाकर कहती है। नायक हिचकता है पहले, फिर देने लगता है गुदगुदी। कांख की बगल से उठते तरुण उरोज की उष्णता अनुभव करता है। झूठ बोली थी नायिका, उसे तो बहुत हंसी आती है गुदगुदी देने पर। नायक घबरा जाता है, गुदगुदी देना बंद कर देता है। उसका अंगूठा अब छू रहा है नायक की कुर्ती के किमखाब की चिकनाहट को, और उसे आभास हो रहा है उरोज की ठोस मांसलता का। कोई आ जाएगा, नायक कहता है। और कौन आएगा? हम दोनों तो यही हैं। या तेरी जीन सिमंस आने वाली है? सुन, तूने जो उसकी तस्वीर भेजी थी, मैंने उससे अपनी शक्ल मिलाई आईने के सामने खड़े होकर। मैं कहां दिखती हूं उसके जैसी? तू उससे ज्यादा सुंदर है। मक्खनबाजी? सच कह रहा हूं। अच्छा जी, मैं करूं मक्खनबाजी? तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। नहीं नहीं, सबसे नहीं, बाबू तुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। तू तो मुझे बुद्धू कहती है, लाटा। फिर बुद्धिमान मैं कैसे हो सकता हूं? बुद्धिमान भी कुछ बातों में बुद्धू हो सकने वाला हुआ। सभी बातों में तू लाटा हो, ऐसा जो क्या कहा मैंने? किन बातों में लाटा हूं मैं? शैतानी की बातों में। मैं भी लाटी हूं, पढ़ाई लिखाई सीप सलीके की बातों में। ऐसा करते मैं तुझे शैतानी सिखा दूंगी, तू मुझे पढ़ाई लिखाई, ठीक है? नायिका ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। नायक का दायां हाथ तो चिकनाहट, मांसलता आदि की अंगूठा छाप पहचान पाने में व्यस्त है। अतएव वो बायां हाथ आगे बढ़ाकर नायिका का दायां हाथ पकड़ लेता है। लेकिन मैं तो कल चला जाऊंगा, फिर कैसे सीखेंगे एक दूसरे से? एकलव्य ने भी तो सीखा। तू मान लेना मैं वही हूं, मैं मान लूंगी तू यहां है। ओके, ऐसी कह रहा था ना तू फिल्म खींचते हुए? ओके ओके। नायक अपने अमेरिकी उच्चारण की आप नकल उतारता है। तो फिर ओके, नायिका ठीक वैसे ही कहती है और खाली गिलास उठाकर चलने लगती है। अच्छा सुन, तू मेरा एक कैमरा संभाल, मैं अभी आता हूं शैतानी करके। अकेले शैतानी? वो कैमरा लेकर पूछती है। अभी अकेले, बाद में दुकेले। ओके, नायक कहता है और सीढ़ीदार खेत फांदते हुए नीचे वाले मकान से एक बड़ा नींबू चुरा कर ले आता है। वो पकड़ा नहीं जाता, कोई आदमी या कुत्ता उसकी आहट से जागता नहीं। फिर भी उसे थोड़ी बहुत शारीरिक क्षति पहुंचती है अपनी थरथराहट के कारण, किंतु चोट चपेट की क्या चिंता। तो कहे अगर मैं जीवन भर नींबू ही चुराता जाऊं। नायिका पूछती है कैमरा इस्तेमाल करने की विधि। वो नायक से कहती है, नींबू हाथ में लेकर खड़ा रहो, तेरी फोटो खींचनी है पुलिस में देने को। वो क्लिक करती है, फ्लैश चमकता है, किंतु फोटो में नायक के चेहरे पर अवाक होने का जो भाव आ जाता है, सो मात्र फ्लैश की चौंध के कारण नहीं। पीछे से शास्त्री जी आ गए हैं नायक को ये नेक सलाह देने। अब पर्याप्त होली तुम्हारी फोटोग्राफी चिरंजीव देवी दत्त, जाकर आराम करो, बच्ची को भी आराम करने दो। शास्त्री जी के स्वर में तीखापन है। कर्नल साहब का चेहरा तमतमाया हुआ है, और तो और बबली दी भी गंभीर नजर आ रही है। जनवासी की ओर लौटते हुए निर्जन पगडंडियों और सड़कों को नापते हुए डीडी ने अपनी किस्मत और अपने पूर्वजों की इस राजधानी अल्मोड़ा को जमकर कोसा। वो जान गया है कि अब उसका शास्त्री जी से बेबी के कितने भी परोक्ष रूप से चर्चा करना असंभव होगा। उसे मालूम है कि कल इस शहर में सर्वत्र उसकी उच्छृंखलता के चर्चे होंगे। इस शहर में जो अब नींद से जागने को ही है, बल्कि कहीं कहीं जाग भी उठा है। प्रभाती गाती वृद्धाओं के स्वर तिर रहे हैं शीतल पवन में। चलो रे साधो गंग यमुन के तीर, इत बहे गंगा उत बहे जमुना, बीच में सरस्वती नीर।
ये जो सुबह पहले उठकर राम नाम भज रहे हैं, इन्हें मुझ अभागे डीडी की प्रतिष्ठा का दिन भर राम नाम सत्य करने में कोई हिचक नहीं होगी। बेबी ने मुझे उकसाया, लेकिन बेबी के विषय में अधिक कुछ नहीं कहेंगे। बेबी शास्त्री जी की बेटी है, कर्नल साहब की बहन है। इन लोगों का बड़ा सा घर है इस नगर में, ऊंचा खानदान है। ये भीतरी लोग हैं, मैं बाहरी हूं क्योंकि मेरा कोई नहीं है। मैं इसलिए भी बाहरी हूं क्योंकि मैं इनके जैसा कूप मंडूक भीतरी बनना भी नहीं चाहता। मैं बाहर हूं, बाहर रहूंगा और इन सबको कुछ बनकर दिखा दूंगा। मैं बड़ी सी पोटली बांध कर लाऊंगा और एक दिन के लिए सही दिवाली कर दूंगा इनके मनहूस घरों, इनके मुर्तार शहर में। मैं जानता हूं मैं तब भी इनके लिए कुछ नहीं होऊंगा। मैं जानता हूं कि ये मेरी पोटली को भी अछूत घोषित कर देंगे। मैं जानता हूं मेरी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को ये नगर एक मजाक में उड़ा देगा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता बनकर आऊं तो ये कहेगा अभिवादन में, आइए कॉमरेड, कहिए आज फुर्सत कैसे मिल गई यहां आने की? स्टालिन से कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? मैं सबसे बड़ा कवि बन जाऊं तो ये कहेगा, अच्छा तो आजकल आप कविवर बन गए। और तो जैसा भी है, पर यार ये बता, ये औरतों जैसे बाल क्या जरूरी ठहरे तुम्हारे छायावाद के लिए? अगर मैं सबसे बड़ा दिग्दर्शक बनकर लौटूं तो ये कहेगा, ओहो डायरेक्टर साहब, क्यों आज कैमरा कहाँ है आपका? सुना खूब उल्लू बना रहे बंबई वालों को। देखो हम तो खैर कभी देखते नहीं। क्या हुआ सिनेमा, कोई भले आदमियों की देखने बनाने की चीज हुई वो? ये शहर मुझे तभी स्वीकार करेगा जब मैं सरकारी नौकरी पर लगूं, तरक्की पाता रहूं और अवकाश प्राप्त करके यहां अपने पुश्तैनी घर में लौट आऊं। मुझे नहीं चाहिए ये नगर। मैं लानत भेजता हूं इस नगर पर। ऐसा कहते हुए नायक उस दयनीय होटल एंड रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया है जिसमें जनवासा है, लेकिन वो भीतर नहीं जा रहा है। उसे यहीं सड़क पर टहलते हुए थोक के हिसाब से लानत भेजने का काम जारी रखना है इस नगर पर, जो सुबह की पहली रोशनी में आकार ले रहा है उसकी आंखों में, उसकी स्मृति में। मैं लानत भेजता हूं इस नगर पर, इसके प्रत्येक वयोवृद्ध नागर, एक एक जर्जर घर पर मैं लानत भेजता हूं। ढहती मुंडेरों, ढुलकती खेत सीढ़ियों पर, धुंधवाए धुंदारों, नक्काशीदार नीचे नीचे द्वारों पर मैं लानत भेजता हूं। अंगूर की बेल पर, दाड़िम के बोठ पर, घर में उगे शाक पात पर, सोनजाई के झाड़ पर मैं लानत भेजता हूं। आंगन पट आंगन पर, उखल मसूल जातर पर, स्लेट की छत पर रखे पड़े चकमक पत्थर पर, नागफनी पर, कद्दुओं और खुबानियों पर, सूखती बड़ियों और मटमैली धोतियों पर मैं लानत भेजता हूं। सिंदूक पिटार पर, तार तार गलीचे पर, खस्ता हाल हिरण खाल पर, दादी की पचलड़ मोहन माल पर, दादा के चांदी के चमची पंच पात्र पर, बच्चों के पहने धागुल सुतुल पर, कुल देवता पर, कुल पर मैं लानत भेजता हूं। कीलक पर, कवच पर, रुद्री खंडक पर, श्रुवा आज्ञा इदम न मम पर मैं लानत भेजता हूं। राम रक्षा अमर कोश पर, चक्रवर्ती के गणित नेस्फील्ड के क्रैमर पर, लघु सिद्धांत कौमुदी रेनबो रीडर पर, मोनियर विलियम्स के कोश एटकिंसन के गजेटियर पर मैं लानत भेजता हूं। चंदन चंधारे पर, पंचांगों और पट्टों पर, ऐपड़ों जूतियों पर, हरियाले के डिकारों पर, फेंटने की छापर पर, बेसुरे सकुन आखर पर मैं लानत भेजता हूं। चैंस फाणा चुड़कानी पर, बांट ठठवानी पर, रस भात पपटौल पर, चिलड़ा और चौल पर मैं लानत भेजता हूं। जंबू के छौंक पर, भांग की भुनैन पर, कड़वे तेल की झनैन पर, खट्टे चूक नींबू पर, डकार की झुलसैन पर मैं लानत भेजता हूं। जागर पर, कौतिक पर, कथा हुड़क पोल पर, हो लख हुल्यारों पर, उमी मसलती हथेलियों पर, छिलूक की दिवाली पर, बरस दिन के दिन पर, तिथि त्योहार पर, बारसी जन्मबार पर मैं लानत भेजता हूं। पल्लू में बंधे सिक्कों पर, पुड़िया में रखे बतासों पर, पेज पर ली चीजों पर, साहजी के यहाँ के हिसाब पर मैं लानत भेजता हूं।
श्री राम स्मरण से शुरू हुए हर पोस्ट कार्ड पर, देर से न आए हर मनी ऑर्डर पर, यहाँ के वैसे ही हाल पर, तहाँ की कुशल भेजना पर मैं लानत भेजता हूँ। अतीत के क्षय पर, भविष्य के भय पर, सीखचों के पीछे से चीखते उन्माद पर, खांसी के साथ होते रक्तपात पर मैं लानत भेजता हूँ। आप लक्ष्य कर रहे होंगे कि चिंताप्रद रूप से काव्यात्मक हुआ जा रहा है हमारा नायक, क्रांतिकारी नायक। अगर आप इससे पूछें इस समय कि भाई इस सब का समाधान क्या है, वो निसंकोच उत्तर देगा, सारे पहाड़ियों को पंजाबी बना दो। मानो पंजाब में मध्य वर्ग होता ही ना हो, मानो अमृतसर की गलियां किसी मौलिक अर्थ में अल्मोड़ा के मोहल्लों से भिन्न हो। किंतु मैं इसे टोकूंगा नहीं। अपने वर्तमान पर लानत भेजने का युवाओं को वैसा ही अधिकार है जैसा मेरे जैसे वृद्धों को अतीत की स्मृति में भावुक हो उठने का। थक कर होटल में घुसने से पूर्व अब नायक सिटोली के जंगल को और उसके पार नंदा देवी और त्रिशूल की सुदूर चोटियों को देखते हुए लानत का खाता पूरा करता है। मैं लानत भेजता हूं स्वर्गोपम गोद और नारकीय बचपन पर, वादियों में गूंजते संगीतमय रुदन पर। मैं लानत भेजता हूं रमकण चाहा के चमकण किलास पर, अत्तर सुरा तीन पत्ती फल्लास पर, छप्पर फटने के सपनों पर, अपने पर अपनों पर मैं लानत भेजता हूं। सारी रात जागने के बाद, लानत लदवाई में इतना श्रम करने के पश्चात, नायक अधिकार पूर्वक ये मांग करता है कि अब उसे कुछ देर शांति से सोने दिया जाए। अस्तु संप्रति उससे ये न पूछना ही उचित होगा कि जिन नगरवासियों को लानत भेजी गई है उनमें बेबी नामनी एक कन्या सम्मिलित मानी जाए या नहीं। डीडी देर से सोया था, इसलिए उठा भी 9 बजे। तब तक पहाड़ी बाराती नहा धोकर तैयार होकर जा चुके थे शास्त्री जी के घर सीधे या बिरादरों से भेंट घाट करने के लिए अन्य घरों में हाजिरी देते हुए। देश वाले बाराती भी निकल चुके थे कि घूम घाम कर विदा के समय तक शास्त्री जी के घर पहुंचे। केवल वर के पिता और नाना जी तथा पंडित इस प्रतीक्षा में थे कि डीडी उठे तो उसके साथ टैक्सी में जाए। पंडित जी ने ही डीडी को उठाया। आंख खुलने पर पहले उसका मन हुआ कि कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा और करवट बदल कर सो जाए, किंतु ऐसा कहने करने की नाटकीयता और कायरता दोनों उसे ठीक नहीं मालूम हुई। मैं किसी से क्यों डरूं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ रखा है? मन ही मन ऐसा सोचते हुए, बल्कि लगभग गाते हुए, नायक नहा धोकर तैयार हुआ, कैमरों से भी लैस हुआ। मैं जो भी कर रहा हूं कला के लिए कर रहा हूं। मेरा जीवन कला को समर्पित है, जिसे ये मूर्ख मेरी प्रदर्शन प्रियता समझ रहे हैं। वो मेरी सिने कला की साधना है, इनके लिए मात्र विवाह है। जबकि मेरी फुटेज संपादित होकर फ्रांसीसी टीवी पर दिखाई जाएगी तो तुम्हारी यही कई गुजरी शादी सिलोलाइट पर कविता बन जाएगी। और बेबी से मैं जो कुछ कर रहा हूं वो बदमाशी या बदतमीजी नहीं है, प्यार है, प्यार। कलाकार लोग प्यार करते हैं, जरूरी होता है कला के लिए। नायक ने ये बातें मन ही मन कही हैं। होटल की दीवारों के कान भी इतने तेज क्या रहे होंगे कि इन्हें सुन पाए हों, लेकिन नायक मानता है कि सारे नगर को वो खरी खरी सुना चुका है। होटल से बाहर निकलते हुए उसकी चाल में अतिरिक्त उछाल है। बैठने के बाद वो टैक्सी का अपना ही नहीं पिछला फाटक भी दोबारा खोलकर भड़ से बंद करता है। टैक्सी चलती है। वो गर्दन घुमाकर पिछले सीट पर बैठे वृद्ध पुरोहित और नाना जी से खांटी कुमाऊनी में नितांत गंवई घरेलूपन की बदकही करता है। ये भी विद्रोह है। इस मध्यवर्गीय नगर को 2 ही तरह श्रवण कष्ट दिया जा सकता है। या तो नायक अमेरिकी उच्चारण में ओके कहेगा, या फिर जिस गंगोली हाट में उसका बचपन बीता उसके लोगों की तरह वामबटिए मार्का कुमाऊनी बोलेगा। नायक नहीं जानता कि अब से कुछ घंटे पहले जब वो सड़कें नापता हुआ इस शहर पर लानत भेज रहा था, तब शास्त्री जी के कक्ष में आयुष्मती मैत्रेयी के चारों चिरंजीव भाई डीडी पर और प्रसंगवश पिता की लाडली बेबी पर भी दबे स्वर में लानत भेज रहे थे। उनका कहना था कि यह मजाक अब बंद होना चाहिए।
मजाक बंद कराने के आग्रह में उनकी सौभाग्यवती पत्नियां अपने अपने सिर पर पल्लू ठीक करते हुए सशक्त योगदान करती रही थीं। सौभाग्यवती शास्त्राणी जी ने वही वाक्य कई बार दोहराया था जो सुहागरात के अगले दिन से लेकर अब तक वो ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करती आई हैं। इनसे तो पोथियां बचवा लो, और किसी बात की तो अक्ल तक नहीं है इन्हें। बंद दरवाजे के भीतर होती इस परिषद का कहना था कि शास्त्री जी को सारी स्थिति समझा दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस भ्रम में पड़ना स्वीकार किया कि डीडी वस्तुतः दया से विवाह करना चाहता है। सही है कि डीडी ने दया का विवाह ठहराने में हमारी मदद की है, लेकिन यह कोई ऐसा एहसान नहीं कि बदले में हम अपने घर की सुंदर सुकुमार कन्या को एक सड़े गले खानदान के बेरोजगार लड़के की झोली में डाल दें। ये नहीं भूलना चाहिए कि इस लड़के का बाप परले दर्जे का खपती था। उसने जन्म भर कोई काम नहीं किया, छोटा मोटा जादू दिखाकर अपना पेट पाला और अपने को सिद्ध कहता डोला। पहले दर्जे का नशेबाज था वो, किन किन चीजों का नशा नहीं करता था। नशे में ही उसने बिना पंख के उड़ने का चमत्कार दिखाने के नाम पर भीड़ इकट्ठा की और उसके सामने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या की। ये कोई अपने बाप से कम खपती है? खुद ही अपने को डीडी द मूडी कहता है, और मां भी तो इसकी 6 रोग से मरी थी। बहुत ही है ये रोग इसके खानदान में। कृत संबंधी है ठीक है, लेकिन संबंधों को लेकर चाटना है क्या? बदतमीज अलग है, कल रात देखा नहीं? फिर बाबू इसे इतनी लिफ्ट क्यों दिए हुए? क्या वो सोचते हैं कि हम इससे बेबी का ब्याह कर सकते हैं? विवाह की तो कोई बात मैंने नहीं कही। बड़ी मुश्किल से शास्त्री जी एक वाक्य कह पाए थे। तो फिर ये सब तमाशा क्यों होने दे रहे हैं? ठीक है वो बाराती है, उससे कुछ नहीं कह सकते, अपनी बेटी से तो कह सकते हैं। और आप हैं कि न खुद कुछ कह रहे हैं न हमें कुछ कहने दे रहे हैं। बेबी को मैं समझा दूंगा, तुम लोग अब उससे और कुछ न कहो इस संबंध में। शास्त्री जी निकले बेटी की खोज में। वो उन्हें भीतर वाले कमरे में हम उम्र लड़कियों और बच्चों के साथ फर्श पर बिछे गद्दों पर लोटी पड़ी मिली। बांह का तकिया बनाकर वो बाईं करवट लेटी हुई थी, अपनी टांगों को पेट में सिकोड़कर जैसे कोई गर्भस्थ शिशु। शास्त्री जी ने इस बच्ची को देखा और पूछा अपने से कि बच्ची से कैसे कहा जाता है कि तू अब केवल स्त्री है, और अगर कह दिया जाता है ऐसा तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यही वयस्कता तेरी स्वतंत्रता का हनन करती है। बच्ची, अब हम तेरी हर बात को बचपना मानकर उड़ा नहीं सकते, और स्त्री, तू कभी ऐसी स्त्री नहीं हो सकती कि अपने मन की कर सके। बच्ची स्त्री, तू अपने को स्त्री जान। स्त्री बच्ची, तू अपने को हमारी बच्ची भर मान। शास्त्री जी ने इस स्त्री बच्ची को सोया देखकर राहत महसूस की। ओके चीचो, निरंतर पूछते रहने वाले चेल शंकालू को समझाने के दायित्व से आखिर मुक्ति मिली। लेकिन कहां, तभी बेबी ने करवट बदली। कोई सपना देखते हुए वो मुस्कुराई और फिर उसने अचकचाकर अपनी आंखें खोली, अपनी घड़ी देखी और पूछा, बाबू सोए नहीं कि जाग गए अभी से? शास्त्री जी ने उंगली होंठ पर रखकर कहा, बोल मत, और इशारे से उसे बाहर बुलाया। ऐसे ही बुलाते रहे वृद्ध पिता इस बच्ची को जब उन्हें गुपचुप कोई प्रत्याशित सा अप्रत्याशित उपहार देना होता है उसे, और उपहार पाकर वो बच्ची 2 मांसल बाहें उनके गले में डालकर झूल जाती रही है। पिता को यही सब याद आ रहा है इस समय, पुत्री को भी। क्या दोगे पिता आज? होना सा अनहोना, वो अनहोना सा होना क्या है जिसे देने के लिए मुझे लिए जाते हो दूर और दूर, चुपचाप, प्रभातियों से गुंजरित प्रातः प्रथम प्रहर में। खैर, इतने काव्यात्मक शब्दों में तो नहीं की जा रही है ये जिज्ञासा। बाबू क्या दे रहे हो आज? कहां ले जा रहे? ऐसा पूछती है बच्ची। भाव विह्वल हैं शास्त्री जी, इसलिए कुछ कह नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बाबू, अंततः हाथ पकड़कर रोकती है पुत्री पिता को। शास्त्री जी कहते हैं, बेटा वो ऐसा है, जो ये जो डीडी आया है ना, उसके साथ
तेरा इतना बोलना चालना, उछलना कूदना कुछ अच्छा नहीं लगता तेरी माता को, तेरे भाइयों को। तुम्हें? वो बात बाद में कर लेंगे, किंतु अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल जब वो लड़का यहां आए तो उससे बोलना मत। व्यर्थ कहीं विदा के समय कुछ अप्रिय न घट जाए। ठीक है बेटा? आदेश भी उपहार है, मांगा नहीं था, मिला है। पुत्री अपनी बाहों का हार पिता के गले में डाल देती है और कहती है, खाली कल ही ना, और दिन तो बोल ही सकती हो। पिता हां कहकर बात खत्म कर सकता है। कल डीडी चला ही जाएगा। विदा के बाद फिर कुछ ऐसा किया जा सकेगा कि भविष्य में कभी ना आए। किंतु दुर्भाग्य कि युधिष्ठिर है पिता और झूठ सच की दुविधा से बचने के लिए कहता है। इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। पुत्री समझते हुए सिर हिलाती है और दोहराती है, बाद में? क्या है इस अनुकूंज में? हताश जिज्ञासा, दुखद आश्चर्य, अवहेलनापूर्ण चुनौती। शब्द सुने हैं पिता ने, ध्वनि नहीं पकड़ पाया है, इसलिए अब पूछता है अटक अटक कर, वैसे ये जो तेरी माता तेरे भाई सोचते हैं तेरे और उसके संबंध में, वो तो भ्रांति ही है ना? तो उससे शादी करने की हट तो नहीं करेगी ना बेटा? और तब पुत्री बाहें हटाती है पिता के गले से, हथेलियों में लेती है पिता की हथेलियां मानो वो वृद्ध नहीं समवयस्क हो, और कहती है प्रौढ़ स्वर में, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। अच्छा, तुम अब आराम करो बाबू। थका थका सा चढ़ता है पिता सीढ़ियां और कहता जाता है मन ही मन, बाल क्रिया, बाल हट। डीडी ने ऐसा व्यवहार किया कि मानो पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने फोटोग्राफी यथावत जारी रखी। इतना जरूर था कि उसकी गंगोली हाट वाली कुमाऊनी लोगों को ओखे शैली की अंग्रेजी की अपेक्षा कम खली। हर चीज के लिए उसने विनम्र स्वर में विधिवत अनुमति मांगी। वो कुंवर कलेवा में शामिल न होकर इस प्रीति भोज के, इस पुराने मकान के, इसके नक्काशीदार दरवाजों के चित्र और फिल्में उतारता रहा। फिर कलेवा के नाम पर एक सिंगल सूजी और चावल के आटे का जलेबी नुमा व्यंजन चाय के साथ खाकर वो पूजा घर में पहुंचा, जहां वर वधु को पिठ्या लगाया जा रहा था, यानी स्त्रीजन अपनी रिश्तेदारी की निकटता और आर्थिक अवस्था के अनुरूप वर और वधु को तिलक लगाकर उपहार दे रही थी। बबली दी का उसने बहुत ही सुंदर शॉट लिया। वो कैमरा दीवार पर काफी नीचे टंगे देवी देवताओं और पूर्वजों के चित्रों से पैन करता हुआ बबली दी पर लाया, जो अपनी बारी आने पर पिठिया लगाने के लिए आगे सरकी। बबली दी रोजमर्रा के हर काम को भूमिका मानती हैं, मानो प्रतिक्षण दूसरों की आंखों के रूप में वो कैमरे से ही साक्षात करती हैं। उन्होंने दिए की लौ ठीक की, बहुत अदा से अपने सिर पर पल्लू ठीक किया, न्यौछावर की अक्षतों से फिर तिलक लगाया, मुस्कुराते हुए ये पूछकर, छोटा छोटा लगाऊं या बड़ा बड़ा? फिर वर और वधु दोनों की हथेलियों में कुछ नोट चाप दिए। बबली दी की ऐसी रिश्तेदारी नहीं कि मुनड़ी, अंगूठी या और कोई जेवर या सूट लेंथ या साड़ी दे। रुपया भी उन्होंने अधिक नहीं दिया है, इसलिए अपनी बंद मुट्ठी में रखकर उनकी खुली हथेलियों में बंद कर दिया, और सरक कर दूसरों के लिए जगह बनाने से पहले उन्होंने भाव विह्वल आशीर्वाद भी दिए हैं। आंसू पोंछते हुए कैमरे के फ्रेम से बाहर हुई हैं। डीडी पिठिया लगने के बाद वधु द्वारा मकान की समस्त देहरियां पूजे जाने की फिल्म उतार रहा था। कमेंट्री अच्छी रहेगी। एंड नाउ द ब्राइड टेक्स लीव ऑफ द डोर स्टेप्स ऑफ अ पेरेंटल होम. She worships each of them with flowers and rice, and says, although I now leave this house for another, I wish it well. May I always be a welcome stranger to these prosperous doorsteps. और फ्रांसीसी में तो शायद और भी अच्छा लगेगा सुनने में। फ्रांसीसी दूरदर्शन का दुर्भाग्य कि तभी एक अपरिचित लड़के ने आकर कहा, अरे वो कौन आ रहे हैं बंबई से फिल्म वाले, उन्हें नीचे शास्त्री जो ढूंढ रहे हैं, हका हाक हो रही उनके लिए। हका हाक यानी पुकार मची हुई। ऐसा जानकर डीडी सीढ़ियां उतरकर आंगन में पहुंचा। वहां बारातियों को पिठिया लग रहा था।
शास्त्री जी ने कहा। क्या सारी फोटोग्राफी स्त्रियों की ही करोगे चिरंजीव? एक आधा चित्र हम बूढ़ों का भी ले लो। आइए पंडित जी, गंधाक्षत कीजिए। पिठिया लगवाते हुए डीडी ने सफाई दी। वो बात यह है कि फ्रांसीसी दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी फिल्म, इसलिए सभी रस्में अंकित करना चाहता था। रात आप लोगों को असुविधा हुई, क्षमा चाहता हूं। नहीं, ठीक है, शास्त्री जी ने कहा। अच्छा है। प्रिमिटिव कस्टम्स ऑफ इंडिया फ्रांस में ही रुचि से देखी जाएगी। मेरा निवेदन तो मात्र यही था कि बारात का गंधाक्षत भी एक प्रिमिटिव कस्टम है। इसे क्यों उपेक्षित किए हुए हो तुम? शास्त्री जी ने थाल में से उठाकर एक लिफाफा डीडी को देना चाहा, जिसके ऊपर लिखा था 11 रुपये डीडी तिवारी। डीडी ने लेने से इनकार कर दिया। संकोच कैसा? शास्त्री जी बोले। आप वर के मित्र हैं, छोटे भाई समान हैं, लेने का रिश्ता है आपका। नायक की जीभ पर एक वाक्य मचलने लगा। मैं कभी इकट्ठा ले लूंगा आपसे शास्त्री जी। किंतु किसी तरह उसने अपने आप को रोका और मात्र इतना कहा, नहीं, पैसे नहीं। तो फिर गोला नारियल लीजिएगा? शास्त्री जी ने पूछा। बब्बन से अपनी रिश्तेदारी के कारण घराती मान रहे हैं अपने को, हैं? गोला लिए शास्त्री जी का हाथ आगे बढ़ा हुआ है। उसको लेने का अर्थ है इस घर से पैसा न लेने वाली रिश्तेदारी का सार्वजनिक स्वीकार। वैसे ये कोई मध्य युग नहीं जो ऐसी प्रतीकात्मकता को जीवन मरण का प्रश्न बना दिया जाए, किंतु नायक के हाथ को मानो लकवा मार गया है और बढ़कर भी गोला थाम नहीं पाता। गोला शास्त्री जी के हाथ से छूट चुका है, लेकिन नायक के हाथ में नहीं आया है। गेंद से लुढ़क कर चला गया है दूर। विचित्र स्थिति है, न घराती हो न बाराती। तुम क्या हो चिरंजीव? लेने देने की दकियानूसी के सैद्धांतिक विरोधी? नहीं, मैं मात्र मैं हूं। कुछ और हो सकूं, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वो झुककर शास्त्री जी के पांव छू लेता है और उसके शीश पर हाथ रखते हुए शास्त्री जी उदास हो उठते हैं और कहते हैं मन ही मन, बाल हट, बाल हट। नायक चरण तल नमस्कार करके उठता है और अपने कद को पूरा तान खींच कर खड़ा हो जाता है मझोले कद के शास्त्री जी के सामने। वो लुढ़कता हुआ गोला पहुंच गया है बैठक से आंगन में उतरने वाली सीढ़ियों के चरण में। इन सीढ़ियों से उतर रही है नायिका। बांधनी की रेशमी साड़ी पहने हुए है वो। सामान्यतः साड़ी नहीं पहनती, इसलिए अटपटी सी लग रही है और सहसा बड़ी सी हो गई भी। पाजेब बज रहे हैं उसके। शास्त्री जी देखते हैं उसे। नायक भी दृष्टि उधर ही घुमाता है। वो सीढ़ियां उतर कर गोला उठाती है, उसे लाकर थाल में वापस रख देती है और पूछती है पिता से, बाबू, विदा के बाद दयादी को जनवासी छोड़ने गुड़िया और के साथ मैं भी जाऊंगी। शास्त्री जी क्षण भर सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, जाना, पर वहां दंगा मत करना बच्ची। नहीं करूंगी, वो कहती है। अब तक नायिका ने नायक से दृष्टि नहीं मिलाई है। नायक, नायिका, शास्त्री जी दृष्टियों का एक तना हुआ त्रिकोण है। पुत्री पिता को देख रही है, पिता उसे जो पुत्रवत बनने का हठ कर रहा है, और नायक पिता और पुत्री के मध्य किसी बिंदु को जहां उसकी अदृष्ट नियति स्थित है। डीडी सिनेमा होता तो शॉट यहां फ्रीज कर दिया जाता और खत्म कहानी। किंतु ऐसा करना, ऐसा कहना सुविज्ञ पाठकों को अपमानित करना होगा। वो जानते हैं कि जीवन में कभी भी कुछ भी फ्रीज नहीं होता। प्रवाहमान नद है जीवन, क्षण भर भी रुकता नहीं किसी की कलात्मक सुविधा के लिए। फ्रीज नहीं होता, सीज अलबत्ता होता है, और सो भी भयावह निर्णयात्मकता से। यूं नद का ये रूपक भी अधूरेपन में कम त्रासद नहीं। कौन जानता है किस सागर में विलीन होता है ये नद। जो हो, ये बातें तो मुझ जैसे बूढ़ों के लिए विचारणीय हो सकती हैं। शास्त्री जी ने तोड़ दिया है अब वो त्रिकोण। थाल लेकर आगे बढ़ गए हैं, कह गए हैं, हाँ, देखूं क्या देर है, विदा के लिए उन्हें ला क्यों नहीं रहे नीचे। नायिका धीरे धीरे गर्दन घुमाती है।
मिल जाती है उसकी दृष्टि नायक से। मुख से न बोलने की मुनादी क्या आंखों पर भी लागू होती है? इन लाउड स्पीकर आंखों पर एक साथ बहुत कुछ कह गई हैं ये आंखें। ये कि एक नाटक चल रहा है जिसमें नायिका को मौन रहना है। ये कि नायिका को बहुत रस आ रहा है इस मौन भूमिका में। ये कि तू धीरज धर, लेकिन उस बेसब्रे से कब रहा जाता है। बोला, बेबी। और बेबी ने इशारे से कहा कि तू भी मौन साधे रहा। कुंवर कलेवे के लिए लगाई गई मेज से मिठाइयों की प्लेट उठा लाई। नायक को इशारा किया, उठा ले एक। उसने बाल मिठाई का एक टुकड़ा उठा लिया। अब आदेश हुआ, खा ले। उसने दांतों से एक टुकड़ा काटा। अब आदेश हुआ, बाकी को प्लेट में रख दे। उसने रख दिया। फिर नायिका ने इधर उधर देखा। बची हुई बाल मिठाई में से एक कुट्टक खुद खा लिया और इशारे से आदेश किया, बाकी तू खा जा। और प्लेट मेज पर रखकर भाग खड़ी हुई। नायक ने प्लेट से वो जूठी बाल मिठाई उठाई। नायिका को ढूंढने के लिए निगाह दौड़ाई कि कहाँ जा खड़ी हुई है भागकर। वो रही बैठक के बीच वाली झरोखे नुमा खिड़की पर। नायक ने उसे देखा और जूठी बाल खा ली। फिर ये देखते हुए कि इस भीड़ में नायिका को हाथ नहीं हिला सकता, नायिका की ओर चुंबन नहीं उड़ा सकता, नायक चीनी जापानी ढंग के अभिवादन में थोड़ा सा झुका है। नायिका भी झुकी है हंसते हुए। सचमुच कितना चित्त प्रसन्न करने वाला है नाटक, जिसमें घर के बड़ों ने बेबी को नायिका की भूमिका में उतार दिया है। वो तो बेबी मात्र थी अब तक। हंस बोल लेती दीदी से, खिलवाड़ कर लेती और बस। लेकिन अब स्थिति भिन्न है। कहीं बेबियों को बरजा जाता है, कहीं बेबियों से कहा जाता है कि दीदियों से मत बोलना। ऐसा तो नायिकाओं से कहा जाता है नायकों के संदर्भ में। न बोलने की इस शर्त से कितना मजा आ रहा है ना। दीदी तो वैसे ही लाटा ठहरा। ओके, मैं ही ठहरी बखूबान। न बोलते हुए बोलना कितनी प्यारी बात हुई ना। मैंने उसका जूठा खा लिया, उसने मेरा। माया ही खिलवाती है जूठा, कहते हैं। क्या हुई माया? जो भी हुई ओके हुई, ओके। और फिर विवाह के कारण अस्त व्यस्त पड़े इस घर में नायिका ढूंढने लगती है कोई चीज, पर किसी को बताती नहीं कि क्या। नीचे विदा दी जा रही है। जमाता महोदय ससुराल के संबंधियों का परिचय पा रहे हैं और उनके पांव छूकर श्रीफल अर्पण कर रहे हैं चरणों में। दया इन्हीं संबंधियों को पहलागा कहकर विदा ले रही है। नदिया के ठेक ठेक निकसी लड़ेती, नवल भये असवार रे, मैया कहे बेटी नित उठाइयो, बाबा कहे 6 मास रे। स्त्रीजन गा रही हैं और अपनी अपनी श्रद्धा अपने अपने स्वभावानुसार रो भी रही हैं। दुस्साध्य है ये कर्तव्य, किंतु बबली दी के लिए नहीं। वो खनकती आवाज में गा रही हैं और रो भी उससे ज्यादा रही हैं। कुछ मर्दों की, जिनमें शास्त्री जी भी शामिल हैं, आंखें गीली हैं और दया के मामा जयबुल तो खुल कर रो रहे। उनके संबंध में विख्यात है कि वो अपने विवाह में भी विदाई के समय वधू से अधिक रोए थे। डीडी ऐसे अवसरों पर रोता नहीं, रुआंसा जरूर हो जाता है। सच तो यह है कि वो ऐसे किसी अवसर पर नहीं रोता जिस पर सामान्यतः रोया जाता हो। वो तमाम ऐसे अवसरों का रुआंसापन अपने भीतर सहेज कर रख लेता है और कभी इकट्ठा ही रोता है एकांत में। इस समय वो एक बहुत ही सुंदर शॉट लेने में व्यस्त है। चीड़ के जंगल के पार बहुत दूरी पर दिखती हिमालय की चोटियों से कैमरा पैन करते हुए विदाई के इस दृश्य पर लाया है और अब फ्रेम में शास्त्री जी से लिपट कर रोती दया को बांधे हुए है। हिमालय, पार्वती, ऐसा कुछ संदर्भ ला सकेगा वो कमेंट्री में, जो फ्रांसीसी अनुवाद में निश्चय ही बहुत अच्छा लगेगा। एक और प्रीतिकर शॉट ले रहा है वो अब, जिसमें बेबी दया से कुछ कह रही है और रोती हुई वधू बाध्य हो रही है कि थोड़ा सा मुस्कुराए। लेकिन बेबी अखबारी कागज में चिपटी ये क्या चीज लिए हुए हाथ में, इसका जवाब वो किसी को नहीं दे रही है। और आखिर हम भी औरों की तरह यही अनुमान करने को बाध्य हैं कि इसमें दया के लिए कोई उपहार है, कदाचित प्रेम मढ़ा कोई चित्र। किंतु नहीं। अब जब जनवासे में जीजा जी के कमरे में नवविवाहित दंपत्ति से हंसी मजाक कर लेने के बाद नायिका उस कमरे में खड़ी हुई है जिसमें नायक अपना बिस्तरा गोल कर रहा है, हम देखते हैं कि अखबारी कागज के भीतर एक स्लेट है और नायिका के ब्लाउज में एक रुमाल के साथ खुंसी हुई स्लेट पेंसिल।
नायक की पीठ है नायिका की ओर। वो स्ट्रैप खींचकर होल्ड ऑल बांध रहा है। नायिका स्लेट पर लिख रही है। मुझे तुझसे नहीं बोलना है। नायक मुड़ता है और कहता है, बेबी तू? नायिका स्लेट की ओर इशारा करती है। पढ़कर पूछता है नायक, मगर क्यों? नायिका उससे चुप रहने को कहती है। स्लेट पर लिखी इबारत पोंछ देती है और स्लेट तथा पेंसिल नायक की ओर बढ़ा देती है। ये किसी ने नहीं कहा था कि नायक को भी मौन रहना होगा, लेकिन नाटक अधिक दिलचस्प हो जाएगा ना अगर इसे भी न बोलने दो। खड़े खड़े स्लेट पर बारी बारी लिखकर सूचनाओं का आदान प्रदान समय साध्य ही नहीं कष्टप्रद भी है। तो नायिका होल्डॉल पर बैठ जाती है और नायक और होल्डॉल दोनों की ही पीठ क्रम में थपथपा कर इंगित करती है कि नायक भी उसके ठीक यानी करीब बैठ जाए। वो बैठ जाता है। अब सुविधा से चल पाता है वो स्लेट संवाद सूत्र। लिखी जाती बात लिखने के साथ साथ पढ़ी जाती है। वो नींबू कहाँ है? और पढ़ने वाला तुरंत उसे मिटाकर पेंसिल छीनकर लिख सकता है, एयर बैग में। थोड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है नींबू के स्वामित्व पर। नायिका का आग्रह है कि तोड़ा किसी ने भी हो, तोड़ा मेरे लिए ही है, मेरे कहने पर ही है। नायिका का आग्रह अंततः स्वीकार होता है। नायक एयरबैग खोलकर नींबू उसे दे देता है और उसकी जापानी शैली में कमर से झुककर अभिवादन करता है साम्राज्ञी का। साम्राज्ञी केवल शीश थोड़ा झुकाकर अभिवादन और नींबू दोनों ग्रहण करती है। किंतु अब उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। लिखती है, मैं इसे सान कर खाऊंगी। बौद्धिक प्रेमी के लिए यह कल्पनातीत है कि कोई प्रेमिका किसी प्रीति चिन्ह को दही में मसलकर भांगे का नमक मिलाकर चटखारे ले लेकर चाट जाए, उदरस्त कर जाए। ये कैसा प्यार हुआ भला? नायक है लाटा। अरे ये तो शुरुआत है। जब पराकाष्ठा पर पहुंचेगा प्यार, तब नायिका तेरा चुरा कर दिया हुआ नींबू क्या स्वयं तुझे दही नमक से खा जाएगी। भक्षण प्रेम का अंतिम चरण है। कितना तो प्यारा लग रहा होता है चूहा बिल्ली को जिस समय वो पंजा मार रही होती है उस पर। नायिका का लिखना है और मैं उसकी व्यावहारिकता की संस्तुति करता हूं नायक से कि रखा रखा तो खराब हो जाएगा नींबू, खा लूंगी तो मेरे अंग लगेगा। जब तक मैं जीवित हूं ये भी मेरे अंश स्वरूप जीवित रहेगा। इस पर नायक यही लिख सकता है कि चिरंजीवी हो ये चुराया हुआ नींबू तेरे अंग अंग में। नायिका जानना चाहती है कि नायक को साना हुआ नींबू कैसा लगता है। नायक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो खट्टी चीजें खा नहीं पाता। नायिका जानना चाहती है कि खट्टी मीठी चीजें कैसी लगती हैं उसे। वे अच्छी लगती हैं नायक को। नायक जानना चाहता है कि बेबी कैसी ठहरी, खट्टी या खट्टी मिट्टी। नायक का उत्तर आप जानते ही हैं। सच तो यह है कि मेरे सुधी पाठक ये सब जानते हैं। मैं स्वयं संकोच में पड़ता हूं ये सब लिखते हुए। तोतलाहट से आगे क्यों नहीं बढ़ पाती प्रीति की बानी, और क्यों जब वो इस सीमा का उल्लंघन करना चाहती है तोतलाहट से भी निम्नतर कोटि हकलाहट में पहुंच जाती है वो। प्राचीन आचार्य भी इस तथ्य से अवगत रहे। वे कह गए हैं कि प्रेम में संलाप, प्रलाप, अनुलाप, अपलाप आदि ही होता है। हर प्रेमी जानता है कि प्रतिपक्ष क्या चाह रहा है, किंतु जानकर भी न जानते का विधान है। गड़बड़ झाला निर्बाध जारी है। नायिका का प्रश्न था कि बेबी कैसी ठहरी, खट्टी या खटमिठी। नायक के खटमिठी लिखने पर नायिका ने लिख दिया है, चखा नहीं फिर कैसे मालूम। और नायक उसका पेंसिल वाला हाथ पकड़ लेता है और अपने होंठ उसके होंठों की ओर बढ़ाने लगता है। अब एक और गड़बड़ झाला शुरू हो चला है। जॉनसन एंड मास्टर्स जैसे अर्वाचीन मनीषी इस सब की अपनी प्रयोगशालाओं में नापजोख करके पोथे लिख चुके हैं। प्राचीन कवि इस प्रकंपित स्थिति के लक्षणों का विशद वर्णन विवेचन कर चुके हैं। किंतु फिर भी मुझे बार बार ये संभ्रम होता है कि बात यहीं समाप्त नहीं होती। स्वीकार करता हूं कि मुझे ये अनुभूति विशेष हुए एक युग बीत चुका है और स्मृति धोखेबाज होती है। किंतु मेरे मन में ऐसी धारणा बनी हुई है कि ऑर्डेनिलिन, नोराडेनिलिन आदि रसायनों रक्तचाप वृद्धि, हथकंप वृद्धि आदि लक्षणों से अधिक भी कुछ होता है इन क्षणों में। इस क्षण में भी हो रहा है वो अतिरिक्त कुछ।
मुंह का सूखना भय का लक्षण है, माना। भय सामाजिक मर्यादा भंग करने से भी उत्पन्न हो सकता है, माना। नाभि से कंठ तक उठती सुरसुरी किसी हार्मोन विशेष के रक्त में प्रवाहित होने की परिणति है, माना। हार्मोन विशेष नर मादा के परस्पर आकर्षण के प्रभाव में प्रवाहित हुआ है, माना। किंतु दुराग्रह कह लीजिए, ये मानने को जी नहीं करता कि जो है मात्र इतना ही है। शंका उठती है मन में कि यदि मात्र इतना ही है तो ठीक ऐसा ही सर्वत्र सदा क्यों नहीं होता। ठीक ऐसे ही मुंह सूखना, ठीक ऐसी ही सुरसुरी। कौन सा है वो हार्मोन? ठीक ऐसे को ठीक ऐसा, ठीक ऐसी को ठीक ऐसी बनाता है जो। नर मादा के सहज आकर्षण से परे यहां कौन सा अतिरिक्त आकर्षण कार्यरत है? सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन के भय से परे यहां कौन सा भय है? कौन सी है वो उच्चतर मर्यादा जिसे तोड़ने की भय मिश्रित चुनौती उपस्थित है? यहां इस दयनीय होटल के इस तंग दुर्गंध युक्त कक्ष के गंदे फर्श पर पड़े एक होलडॉल पर चिपटी दो युवा देहों के मध्य। जॉनसन एंड मास्टर्स इस विषय में मौन हैं। गुणर्दीय, घटोत्मुख आदि आचार्य भी इस रहस्य पर कोई प्रकाश नहीं डाल गए। उन्होंने कामोद्दीपक नाड़ियों का विशद वर्णन किया है और बताया है कि किस बटन को दबाने से उसमें से कितनी तरंग प्रवाहित होती है। यही नहीं बताया है कि कभी कभी कैसे सर्वोच्च नाड़ियों का स्विच ऑन हो जाता है। क्यों कभी मैथुन ब्रह्म ज्ञान सिद्धि जितना आतंकप्रद हो उठता है। पिता ने तो दंगा ही न करने को कहा था। क्यों लगता है पुत्री को ये जो भी है विराट रूप हंगामा है। और अब जबकि वो ग्रीवा तनिक मोड़ घुमाकर अपने होठों के नीचे रख चुकी है और उसके होठों के दबाव का उत्तर दुगने तिगुने दबाव से दे रही है, अब उसे क्यों लगता है कि इसे तो मैं बगैर दही नमक के उदरस्थ क्या गर्भस्थ कर लूंगी। और जो योनि इस क्षण नायक की उत्तेजना का उत्तेजक दबाव अनुभव कर रही है, वो निकाल फेंकेगी अनंतर इसी नायक का एक भिन्न अधिक पूर्ण संस्करण। और अब जबकि नायिका ने लगभग काट दिया है उसका निचला होंठ, नायक अनुभव कर रहा है कि निहारिकाओं के मध्य है जो झंझावात, उसी की सहानुभूति में झंकृत हो उठा है मेरा समस्त स्नायु तंत्र। एक दूसरे को टोहते टटोलते इन दो को जो एक हो जाना चाहते हैं, किसी बात की सुध नहीं है। किंतु मैं आशंकित सा देख रहा हूं इस कक्ष के द्वार को, जिस पर एक गंदा सा पर्दा पड़ा है, कहीं कोई इन्हें देख न ले। और कोई नहीं देख रहा है। इस तथ्य से आश्वस्त होने के बाद मैं अपनी आश्वस्त मुद्रा पर स्वयं हंसता हूं। उसने तो देखा ही होगा, और कितनी तो ईर्ष्या है उसके मन में अपनी ही माया से। अधिक भौतिक धरातल पर ये कि इस कमरे में बाहर से कोई आ रहे हैं। उनकी आहट पाते ही दोनों अलग हुए। गुड़िया देख कर सकपकाई, उसके पीछे से आती हुई पड़ोस की लड़कियां मुस्कुराई। पूछा गुड़िया ने स्वयं लजाकर, ये क्या हो रहा है? गणित सीख रही हूं, कह रही है नायिका स्लेट दिखाकर, और हंस रही है। गुड़िया और लड़कियां पढ़ रही हैं स्लेट पर गणित का विचित्र सा सवाल। चखा नहीं फिर कैसे मालूम। कथानायक टैक्सी से सिर बाहर निकालकर देख रहा है कथा नायिका को। कथा नायिका ने अपना सिर सहेली गुड़िया के कंधे पर टिका दिया है, अब जबकि टैक्सी मोड़ पर ओझल हो गई है।